आपने बताया दसूहा स्कूल के पढ़े हुए कनाडा में काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि दसूहा स्कूल कितना अल्लाह की रहमत से हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि वहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट। दसूहा स्कूल में हम जब जाते थे गांव से, हमारे आपको बताया मैंने कि 3 मील का फासला था तकरीबन। तो रास्ते में एक नहर आती थी, तो उसे गुगेरा ब्रांच कहते थे। उसके ऊपर पुल नहीं था, रख ब्रांच हम सारे। तो रख ब्रांच से हम करते क्या थे कि कपड़े उतारे और उसमें नंगे होकर गुजर गए। तो दूसरी तरफ जाकर सब लोग कपड़े वपड़े पहन के चले गए। तो जब ख़ास दिसंबर और नवंबर का महीना होता था तो हमको कभी ठंडी नहीं लगी थी, क्योंकि स्कूल जाना होता, स्कूल इम्पॉर्टेंट था, तो हम उसी में से गुजर जाते थे। फिर इस तरह हाँ जी, पंजाबी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं चक नंबर 248 रेबे बिस्मिल्लाहपुर में मौजूद हूँ, जो कि फैसलाबाद में समुद्री रोड से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर यह गांव है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, सीनियर सिटीज़न जिनकी एज तकरीबन 95 साल है, मेरे साथ मियाँ अब्दुल समद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जो बचपन है, जवानी है, किस तरह आपने बचपन गुजारा और तालीम कहाँ से हासिल की, पहले अपना इंट्रोडक्शन और ये मुकम्मल तफसील बताइए, क्योंकि नौजवान जो हैं आजकल के, उनको नहीं पता कि पुराने वक्त की तालीम कैसी थी, माहौल कैसा था। ये डिटेल से बताइएगा जी जनाब मोहतरम अब्दुल समद साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, दोस्तों और सब भाइयों। मैं 1931 27 दिसंबर को पैदा हुआ था। इसी गांव में पैदा हुआ, बिस्मिल्लाहपुर में, और यहाँ से ही मैंने तालीम हासिल की है। मेरे गांव में छः जमात तक स्कूल था, और स्कूल में जितने भी लोग थे अल्लाह की मेहरबानी से वो सब के सब, उनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और मेरा एक दोस्त जो चमार कहलाता था वो भी था, उसका नाम था लक्ष्मण दास। तो मैं आपको बताते हुए तो एक उसका लक्ष्मण दास का कुछ बताऊंगा बाद में। हम सब ने इकट्ठे ही स्कूल में जाना शुरू किया। जब हमने 6 जमात पास कर ली तो उसके बाद हमें ज़िम्मेदारा इस्लामिया हाई स्कूल दसूहा जाना पड़ा, क्योंकि वो हमारे गांव से तकरीबन 3 मील दूर था। आप उसको करें 4 किलोमीटर तकरीबन। तो वहाँ हमने 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं जमात में मैं मुजफ्फरगढ़ चला गया। वहाँ 9वीं मुजफ्फरगढ़ में जाके मैंने 9वीं जमात पास की। तो मुजफ्फरगढ़ में मैं स्कूल की हॉकी टीम में था, और मेरे चोट लगने से मैंने फिर हॉकी छोड़ दी। फिर वापस आया यहाँ। तो ग्रेड 10 में उस 1947 था। तो मैंने उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो मैंने लाशों के ढेर देखे, इंसान कटते हुए देखे, और फौजी गाड़ियाँ जो थी वो हमारी सड़क के ऊपर इतना रश था कि सोचा भी नहीं जा सकता था। जी कोई वाकया बताएं उस वक्त जो आपने बताया कि मैंने लोग कटते देखे, कोई वाकया जो आपको याद हो। एक मैं आपको थोड़ा सी बात बता देता हूँ कि हमारे जितने भी गांव वाले थे ना, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग थे। इन्होंने कोशिश की कि नज़दीक वाले सिखों के गाँव हो और एक भी किसी का नुकसान ना हो। तो यहाँ तक कि एक सिख फैमिली हमारे घर में बहुत सारा सामान भी छोड़ गई, और जिसमें सोने की ईंटें भी थी। और मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम जब भी तुम्हारे पास वक्त हो आके ले लेना। और हर सिख फैमिली ने हमारे गांव में आना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा गांव जो था बहुत पीसफुल था, लोग बहुत समझदार थे, और वो इस लड़ाई में हिस्सा बिल्कुल नहीं ले रहे थे। लेकिन गांव के बाहर, उन लोगों के बाहर ये जो गड्ढे होते हैं, हम सब समझते हैं कि उनके वो सिख सामान लेके जा रहे थे, तो कुछ मुसलमानों ने हमला करके उनको तबाह किया, और वो सिख भी उनसे लड़े। नहीं हो तो ये दालोवाल एक गाँव है हमारे सड़क के ऊपर, उससे थोड़ा सा आगे जाके दसूहा पुल कहलाता है। दसूहा पुल के पास मेरे अपने चचा भी उनमें शामिल थे। इन लोगों ने जाके सिखों पे हमला किया। तो सिख जो थे
उन्होंने भी आगे जवाब दिया। कुछ लोग मरे, कुछ लोग वहाँ बुरी हालत में थे, लेकिन हमारे गांव के कुछ बड़े लोग जाके इन्होंने रोका उनको। तो रुकने से बाद इन्होंने उनको गारंटी दी कि हम तुम्हें शहर तक ठीक पहुंचा देंगे। फिर ये लोग उनके साथ जाके शहर तक पहुंचा के आए। ये सारा जो वाक़या है ये सिर्फ इसलिए कि मेरे गांव में तालीम याफ्ता लोग काफ़ी थे और उनमें ये बुराई का अंसर बहुत कम था। तो जब हम ये चले गए लोग, तो मैं उस वक्त 9th ग्रेड में था। 9th में मैंने हमारे स्कूल का इम्तहान कैंसिल कर दिया गया। ये किस सन की बात है? ये 1947 की बात है। 47। तो ज़िम्मेदार स्कूल जिसमें हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की कि किसी भी स्टूडेंट को जो वहाँ आता था उनको ज़रा तकलीफ़ नहीं पहुँचने दी। हमारे उस हेड मास्टर जो थे, मास्टर ग़ुलाम कादर, वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने सबको बड़े अच्छे तरीके से हम सबको बताया, समझाया कि ये लड़ाई गलत है, हमें ये काम नहीं करना। तो हमारे इलाके में इसके बाद कोई कत्ल बिल्कुल नहीं हुआ। जहाँ से जितने भी सिख थे वो अपने आराम से जा रहे थे गड्ढे लेके, तो उनके ऊपर सामान उनका लदा हुआ था। उनके 2 बैल थे गरीबों के आगे साथ, यही पूंजी वो लेके जा सके। तो जहाँ तक मेरा तल्लुक़ था, मैं उस वक्त सिर्फ यही देख रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये इंसान की सोचने की सलाहियत नहीं है कि वो इस चीज़ को बयान कर सके कि उसके सामने लाशें गिर रही हैं, उसके सामने लोग लूटे जा रहे हैं, उसके सामने सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ को वो बयान कर सके। बट एनी हो, ग्रेड 9 के बाद हम लोगों ने ग्रेड 10 में जाके इम्तहान देने की कोशिश की, लेकिन हम इम्तहान ना दे सके क्योंकि स्कूल का निज़ाम सारा ख़त्म हो चुका था और हर तरफ यही था कि भाई ये लोग इम्तहान कैसे दोगे जब इनका इम्तहान को देने वाला पेपर देखने वाला कोई नहीं। पता नहीं हो, हमारे ग़ुलाम कादर साहब अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमारे लिए कोशिश की कि हर हालत में इम्तहान होगा। खैर हमारा इम्तहान हुआ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ लड़के पास हो गए, जिनमें मैं भी एक था। तो जब पास हो के हम निकले बाहर, तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद और एग्रीकल्चर कॉलेज फैसलाबाद दोनों का मुकाबला था कि जो अच्छे प्लेयर हैं उनको चुनना है उन्होंने। तो दोनों कॉलेज ने मुझे चुन लिया। तो हर कॉलेज ने मुख्तलिफ किस्म की फुटबॉल के लिए, तो हर कॉलेज ने मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटी देने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि एग्री कॉलेज में जाके मैंने कोई डंगर चौर चरने हैं, तो मैंने कोई क्या करना है। तो उसको सेंस ही नहीं थी इतनी कि एग्री कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज तालीम का मतलब वो तालीम से था। हम लोगों ने अल्लाह की मेहरबानी से फिर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में मैं फिर पढ़ता भी रहा, खेलता भी रहा। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मैं उनकी फ़ुटबॉल टीम का 11 मेंबर था। एथलेटिक में मैंने काफ़ी सारे इनाम हासिल किए थे। तो दौड़ना भागना मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम था। एनी हो, तो उसके बाद जब ग्रेड 10 पास किया हमने, जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में मुझे ख़ासी इज़्ज़त मिली इस वजह से कि मैं एक अच्छा प्लेयर था और अच्छा एथलीट था। तो उसके बाद कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर अहमद मुख्तार, वो स्टूडेंट्स को और अपने गरीब स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे बड़ी मदद करते थे। उनके पास इंग्लैंड से काफ़ी सारा पैसा लेके आए थे। उन्होंने गरीब स्टूडेंट्स को फ़ीसें सारी माफ़ कर दी और अपने पल्ले से उनको फ़ीसें दे रहे थे। जहाँ तक ये हुआ कि हम लोग जो थे, हमें भी उन्होंने पूछा कि आपको फ़ीसें चाहिए, हमने कहा नहीं हम फ़ीस दे सकते हैं। तो कॉलेज में हमारा माहौल इतना अच्छा था कि आप सोचा नहीं जा सकता। वो इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और हमारी गवर्नमेंट ने जो कि जाहिल लोगों के हाथों में थी उस वक्त, और जितने भी मिनिस्टर थे वो एक से एक अनपढ़ था। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम मैं आया हूँ, लेकिन उन्होंने उठा के उनको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया और पढ़ने उनको काम नहीं करने दिया। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा कि आज तक भी गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर आए हैं या जितने भी लोग आते थे उनका टेस्ट होकर नहीं आता था।
वो जिसको वो जिसको प्राइम मिनिस्टर चुन लेता था कि ये ज़्यादा खुशामद करने वाला है, उसको मिनिस्टर बना देते थे। ये सही। और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। मैं आज भी अपने गांव बिस्मिल्लाहपुर 248 आरबी बैठा हुआ हूँ अपने बच्चों के पास। ये मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे बहन भाई हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ज़रा नहीं मौसम बदला। तो इसके बाद जब 1952 में मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो हुआ ये कि मैं फिर ये जो ये मिल है, क्या नाम है जी मिल का, जी ये जो बड़ी मिल थी पाकिस्तान की, कोई नूर मिल में मुझे उन्होंने ये जो मशीनों की रिएक्शन के लिए सिलेक्ट कर लिया कि तुम भी हमारे साथ मशीनों की रिएक्शन करोगे। ये मैंने 1.5 साल करीब काम किया वहाँ। तो मैं इंडिपेंडेंटली मशीनों की रिएक्शन करनी शुरू कर दी। फिर मुझे PIDC ने, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें मुझे नौकरी मिल गई। तो उसकी मशीनें चल रही थी, उनकी मशीनें आ रही थी। सबसे पहले मशीनें उनकी जो वूलन की आई, उनकी मशीनें जो आई वो कायदाबाद वूलन मिल में आई। कायदाबाद वूलन मिल में उनकी मशीनें आई, उसके साथ जर्मन रिएक्टर भी आए और जापानीज़ भी आए। कुछ मशीनें जर्मनी थी, कुछ जापानी थी। मैंने उन लोगों के साथ काम किया। काम करने के बाद मुझे उस उन लोगों ने कहा कि रिएक्शन ऑफिसर का नाम दिया मुझे। तो फिर जब वो ख़त्म हो गया, 2 साल में ख़त्म हो गई ये मशीन, तो फिर बन्नू में मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। बन्नू की मशीन मैंने तकरीबन सारी की सारी खुद ही इंस्टॉल की। जब मैं बन्नू पहुंचा तो बन्नू जाते ही मुझे सबसे पहले जो सेंटेंस किसी ने कहा गया कि 10 सड़े पंजो पाई थे, ये आदमी पंजाबी है। तो उस वक्त भी नफ़रत थी। उसकी वजह ये थी कि पंजाब से जो लोग जाते थे, मेरे ख्याल तो मैंने पता नहीं कह सकता, वो उनका रवैया जो था बिल्कुल मुख्तलिफ था आम इंसानों से। वो अपने को बहुत सुपीरियर समझते थे। लेकिन मैंने वहाँ काम करने के बाद उन लोगों को यहाँ तक कर दिया कि वो मेरी बेइज्जती इज्जत करते थे। हर जगह शहर में 10-15 दूर कभी पार्टी होती थी तो मुझे ज़ोर से उठा के घोड़े पे ले जाते थे। तो एनी हो 2 साल में वो मैंने कोशिश की कि वो इरेक्ट हो गई, कंप्लीट हो गई। जब वो कंप्लीट हुई तो उसके फ़ौरन बाद इन्होंने हरनाई वूलन मिल्स के लिए मुझे भेज दिया कि हरनाई वूलन मिल्स को तुम जाके इरेक्ट कराओगे। वो हरनाई वूलन मिल्स फिर मैंने ऑलमोस्ट एक इरेक्टर था हमारे यहाँ आया हुआ जर्मन, और बाकी सारा काम मैं खुद ही करता था। हम स्कूल से वापस आते थे तो हम कोशिश करते थे कि रास्ते में किसी ज़िम्मेदार का खेत से गुजरें तो खाने वाली चीज़ निकाल ले, चोरी कर लेते थे। एक दिन हेडमास्टर साहब के भाई ने हमारे सब के ख़िलाफ़ रिपोर्ट की हेडमास्टर साहब को। तो हेडमास्टर साहब ने हमें, उस वक्त हम 8th क्लास में थे, तो हेडमास्टर साहब ने हम सबको बुलाया कि कौन कौन है चोरी करता है, सारे मर बेचो। असी पहले तो डरे, हेडमास्टर हाथ डंडा बड़ा बड़ा फड़े ऐसे, तो असी फिर भी खड़े हाथ करते। मैं कहा जी मैं चोरी करता थी। दूसरे ने भी, हम 4 आदमी ने चोरी करने का बाद एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने आगे हमारे पास आया, हम चारों को इकट्ठा करके गले लगा के कहता बेटा ये काम दोबारा नहीं करना। उसने डंडा इतना बड़ा उसके हाथ में, तो हम काँप रहे थे कि हमारे खैरियत नहीं। लेकिन उसने हमें कहा क्या कि बेटा ये काम दोबारा नहीं करना, तुम्हें पता है ये ख़राब हो जाती हैं चीज़ें सारी। तो हमने कहा जी अब नहीं करेंगे। उसके बाद हमने कभी चोरी नहीं की उनके यहाँ। तो उनके खुलूस और प्यार ने हमें बुराई से बचा दिया। अगर वो डंडे से मारते हो सकता है हम दोबारा चोरी करते। लेकिन मैं उन टीचरों का कभी भी नहीं भूल सकता जिन्होंने हमें प्यार से पढ़ाया, और इतना पढ़ाया, प्यार से पढ़ाया कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आपको एक पुराना वाक़या भूल गया जो अपने गांव का। हम गांव में जब 6ठी 5वीं जमात में थे तो मेरे घर में हम लालटेन रखकर, ईंटों के ऊपर लालटेन रखकर पढ़ा करते थे। पढ़ते हम 4, 5, 6 स्टूडेंट बैठ जाते थे और उसी के ज़रिए पढ़ते। इशा की नमाज के बाद हमारे टीचर हाकिम अली यहाँ गांव में पढ़ाते थे, मास्टर हाकिम अली आते थे, हमारा दरवाज़ा खड़काते थे और कहते अच्छा वो पुत्रो तुझे काम कर लिया कि नहीं। तो हमने सारे सवाल कर लेते थे जो कुछ स्कूल का काम होता। अच्छा इन ठीक कर लो। तो हम हमारे पास बैठ जाते थे, अगर कोई चीज़ गलत हो तो ठीक कर देते थे।
बग़ैर ट्यूशन के, बग़ैर किसी बात के इशा की नमाज के बाद आके करते थे। तो फिर हम दूसरे दिन जब स्कूल जाते थे तो हम 5 आदमी थे, पाँचों की ड्यूटियाँ लगाते थे, सब के सवाल चेक करो। हम सब के सवाल चेक करते थे। तो उस टीचर का ये हाल था कि इंतहा ज़्यादा प्यार से हमारे पढ़ाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि भाई हमारा कोई बच्चा फेल हो। उनके जो जितना कमज़ोर होता था उतना ज़्यादा उस पर वक्त लगाते थे। तो वो ये नहीं कहते कि भाई आप ट्यूशन पढ़ने आओ मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कभी ट्यूशन का लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकला था उनके। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि हर बच्चे को ट्यूशन के लिए बुलाते हैं वो इसलिए कि जो है लालच इंतहा तक पहुँच चुका है और हर आदमी स्वयं पैसे की कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल में उस वक्त के टीचर और आजकल के टीचर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? वो इसी तरह ही है जैसे एक आदमी बड़ी बुलंदी पे बैठा हुआ हो और एक उसके पाँव में पड़ा हुआ हो। वो टीचर आसमान तक ऊंचे थे और ये टीचर जो है ज़मीन के अंदर गिरे हुए हैं। इनको टीचर नहीं आप कह सकते, इनको कह देते हैं कि मतलब परस्त और लालची लोग। इनमें भी होंगे कोई नेक लोग, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक जैसा होता है। लेकिन उस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि कोई टीचर हमसे कोई पैसा सवाल नहीं पूछा था, कोई कुछ नहीं होता था। अगर हम कभी बेवक्त टीचर के घर चले जाएं कि मास्टर जी हमें ये समझ नहीं आई, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था क्यों आए उसे, नहीं पुत्र बैठ जा, हमें पानी भी पिला। पुराने टीचरों के कोई नाम आपको याद हो तो उनका जिक्र करिए, बताइए। पहली जमात में मेरे टीचर जो थे मास्टर अब्दुल अजीज़, वो इतने प्यारे टीचर थे कि आप सोच नहीं सकते। हम जब स्कूल में थे ये जी हमारे यहाँ गांव के स्कूल में। गांव का नाम क्या है? बिस्मिल्लाहपुर 248 RB। तो हमारे गांव के स्कूल में वो टीचर थी। उनका काम ये था कि पहली जमात के वो टीचर थे। उन्होंने पहली जमात में बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हर बच्चा कहता था मैं पढ़ना जी, और मेरी बारी है। और जब बच्चे कहते हैं ना मैं जान छुड़ाने के लिए कि मैं जाना चाहता हूँ, तो वो बच्चा बजाय जान छुड़ाने के भाग के आता था, मास्टर जी मेरी बारी है, मैंने पढ़ाओ वैसे। तो बच्चे ज़ोर से आके पढ़ते थे। तो वो बच्चों को कभी नहीं मारते थे किसी। मतलब यहाँ पर 1947 से पहले का प्राइमरी स्कूल है ये हमारे यहाँ। ये 19 बाद में बना है। नहीं 1940 1920 1920 करीब बना था ये स्कूल। प्राइमरी 6 जमात तक का स्कूल था हमारा। सुहा स्कूल के टीचर जो आपके जहन में जिनके नाम याद हाई स्कूल, मुझे हाई स्कूल उसका बताइए। मैं यहाँ के जो टीचर थे, पहला अब्दुल अजीज़ साहब थे, मास्टर मोहम्मद हसन थे, और मेरे अपने चचा थे अताउल्ला, और फिर हेडमास्टर थे फतेह मोहम्मद इस स्कूल के। तो मैं जो वहाँ दूसरे स्कूल के टीचर थे, मैं उनमें से सिर्फ हेडमास्टर साहब गुलाम कादर साहब का तज़किरा कर सकता हूँ। बाकियों को मुझे नाम याद अच्छी तरह नहीं रहे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी टीचर ने हमें ज़रा भी ये नहीं कभी महसूस होने दिया था कि वो कोई है। वो कहते मेरे बच्चे हैं। हर टीचर जैसा बच्चों की तरह बड़ा हमें ट्रीट करता था। अगर किसी को गुस्सा भी हो तो फिर हमें बहुत प्यार से समझाते थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक बच्चा था जिसने बड़ी सख्त ज़्यादती की। हुआ क्या कि हमारे एक टीचर थे, वो स्कूल के बिल्कुल साथ कमरे में रहते थे। वहाँ स्कूल हमारे हाई स्कूल के साथ प्राइमरी स्कूल भी था। तो उसमें उन्होंने टीचर के यहाँ घर पे पत्थर फेंक दिया। ऐसे पता नहीं क्या वजह थी, लड़के या झगड़ के। तो वो जो मास्टर थे वो पत्थर उठा के आगे कहते किसने पत्थर फेंका था। सब लोग चुप। खैर एक लड़के ने कहा ये इसने फेंका था। तो उसके हाथ में पत्थर दे कहते हैं बेटा चलिए तेरे घर, एक घर हूँ चल के अपने घर सुट। तो जब उसने ये कहा ना अपने घर सुट, तो वो उठे ना, कहता पुत्र तेरे घर पर गए मेरा घर है, तो क्यों ये काम किया। लो जी उसने उसे कुछ नहीं कहा, प्यार से उसे कहा कि ये तुम्हें बुरा किया। इसके बाद वो लड़का जो था उस टीचर का इतना प्यारा टीचर स्टूडेंट था कि आप सोच नहीं सकते। तो वो टीचर वहाँ मार के काम नहीं करते थे, वो प्यार से काम करते थे। हर काम को उन्होंने प्यार से लिया है। तो मैं कम से कम उन टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को बनाने के लिए सबसे अहम किरदार उन्हीं उस्तादों का था जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और हर इंसान के लिए वो उस्ताद बेन था, बाइज़्ज़त हैं। लेकिन बदकिस्मती से
अब हम उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करते, माशरा हमारी इज़्ज़त नहीं करता। आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपकी लाइफ जो है पाकिस्तान में भी गुजरी है और दूसरे ममालिक कनाडा और अमेरिका में भी गुजरी है। आपने बड़ी तरक्की की है, सर्विस भी की है और फिर अपना बिज़नेस भी किया है। ये मुझे बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान के जो मुआशी हालात कैसे हैं कि लोग ज़्यादातर ना बाहर भाग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं, यहाँ बिज़नेस नहीं करते? आपने चूँकि बाहर वाला माहौल भी देखा है, यहाँ का भी देखा है, आप क्या एनालिसिस करते हैं? अमेरिका में या बाहर के माहौल में आपको फेयरली ट्रीट किया जाता है। सही, बिल्कुल, बहुत फेयरली ट्रीट करते हैं आप लोग वहाँ। आप देख लें, मैंने इतनी देर नौकरी की है, मैंने बिज़नेस की है, मुझे आज तक एक दफ़ा गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही। मैंने हमेशा ख़त लिख दिया और जवाब आया और मेरा फ़ैसला हो गया। यहाँ हमारे, मैं आप जहाँ बैठा हुआ हूँ, हमारे यहाँ एक पटवारी को मेजरमेंट के लिए कहा था, वो कहता है मैं नहीं आ रहा। उसने मस्जिद की मेजरमेंट के लिए वो नहीं आ रहा क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो आप किसी भी यहाँ आदमी को देख लें। मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं था PIDC में, तो जब मैं इंडस्ट्री में डेवलपमेंट अफसर होकर गया, तो असिस्टेंट डायरेक्टर होकर गया, तो उस वक्त क्या होता था कि लोगों के पास घर थे, पीपल मुख्तलिफ़ जगह पे, और मॉडल टाउन में घर थे। मैंने बताया कि वो लोगों के पास ट्रक थे, गाड़ियाँ थी, रिश्वत का बेद था या बुरा हाल था। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको कहता हूँ कि सबसे अच्छी वेल्डिंग मशीनें थी वो हमारे पास आती थी। लोग आनर महसूस करते थे अपनी मशीन को हमारी फैक्ट्री में इस्तेमाल करना। तो खैर मैंने वहाँ काम किया कोई 8 साल के करीब। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे इस 8 साल में अपना परचेज़ ऑफिसर भी कर दिया, फैक्ट्री की सारी परचेज़ का। तो मैं परचेज़ करता रहा। परचेज़ में ये हुआ कि उनको एलुमिनियम जो ख़रीदते थे वो सारे का सारा बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड से ख़रीदते थे। मैंने उनको कहा कि ये अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं और भी एवेन्यूज़ देखूं। फिर मैंने साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, इनमें कोशिश की कि इनका एलुमिनियम बहुत अच्छा है। लकीली मुझे जहाँ से एलुमिनियम था जो बेल्जियम से हम ख़रीदते थे उससे आधी कीमत से भी कम मिला। तो हमारा जो था जनरल मैनेजर और जो हमारा कंपनी का ओनर था, जब उनको पता चला कि मैंने इतने सस्ता मैल ख़रीदा है, तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल किस्म का बोनस देना शुरू किए और मेरी तनख्वाह को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं उनसे कहा कि मैं डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि मैंने जो अपने बिज़नेस मुझे कहा परचेज़ का हुक्म कहा था, तो वो मैं परचेज़ कर रहा हूँ। यानी परचेज़ में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये उनको हुआ कि उनका जो वेयर हाउस थे उनमें जितना भी सामान पड़ा था, मैंने सारे वेयर हाउस का एनालिसिस करवा के और उनके सारे सामान की डेट्स निकलवाई और वो देखा कि हमारा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। कंपनी ये हर रोज़ 3 या 4 या 5 उसे कहते हैं क्विक परचेज़। क्विक परचेज़ में ये होता है कि बाहर से आदमी को ऑर्डर दिया जाता है, इसी वक्त उठा के लाओ चीज़ें, हमें इसी वक्त चाहिए। तो उससे ये हुआ कि क्विक परचेज़ वाला सिस्टम जो था वो तकरीबन मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हमारे मिली थी वो हमारे बहुत सस्ती मिली थी। मशीनें जो थी बिजली की कोई 70, कोई 80, कोई $90 की मिली थी। अब क्विक परचेज़ में हमें वही मशीन जो थी $300 साढ़े $300 की मिल रही थी। फिर हमने सारी की सारा जो ओल्ड स्टॉक था वो सारा इस्तेमाल किया। उससे कंपनी के जनरल मैनेजर ने मुझे प्रमोशन भी करवा दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन हुआ ये कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स थी ऑयल कंपनी में गई हुई थी, तो ऑयल कंपनी को आग लग गई ह्यूस्टन के बॉर्डर के ऊपर। यहाँ से तकरीबन 20 मील फासले पे आग लगी। आग लगने से कुछ इनकी मशीनें भी फट गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कंपनियों में दावा कर दिया कि इनकी जिन की मशीनें फटी थी उन पर दावा कर दिया और कोर्ट ने उनको फैसला दे दिया कि ये कंपनसेट करेंगे। फिर उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, क्योंकि फैक्ट्री बिक गई। तो मैं फैक्ट्री से निकल आया। वहाँ फैक्ट्री में परचेज़ करता था, इसलिए मुझे परचेज़ का एक्सपीरियंस था। मैंने घर आके फिर अपनी कंपनी खोल ली, तो उसका नाम था इंटरप्रेट सर्विसेज। तो
इंटरप्रेट सर्विस से मैंने सामान ख़रीद कर मुख्तलिफ़ कंट्री को भेजना शुरू किया। लकीली मुझे इंडोनेशिया में कुछ 6-7 इंजीनियर ऐसे मिल गए जो बहुत ही अच्छे थे। वो इंजीनियर जो थे वो ये करते थे कि वहाँ से ऑर्डर लेते थे, ऑर्डर लेने के बाद मैं उनको सामान यहाँ से भेजता था, लेकिन उनको मैं कह देता था कि इसकी इतनी कीमत से आगे कीमत नहीं देना, जो कीमत मैं दे रहा हूँ वो देना। उनको मैं तनख्वाह देता था। वो मेरा काम तकरीबन 2002 तक चलता रहा। 2002 में मेरी आँखें ख़राब हो गई, तो ख़राब होने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये ख़त्म कर दें। इसी ड्यूरेशन में 1991 में मैंने अपनी एक एक्स्ट्रा कंपनी खोली, जो इसका नाम था ह्यूस्टन ह्यूस्टन एक्सपोर्ट कंपनी। वो थी शिपिंग की। उसमें मैंने काफ़ी काम किया, उसने मुझे फ़ायदा पहुंचाया और वो भी काफ़ी देर रही, लेकिन 2002 में मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी और मैं हर चीज़ को देख नहीं सकता था। मेरी पर्सनल सुपरविजन ख़त्म होने की वजह से दोनों कंपनियाँ मुझे बंद करनी पड़ी और 2002 से आज तक मैं कोई काम नहीं कर रहा। इसी ड्यूरेशन में मैंने 3 दफ़ा हज भी किया, 3 दफ़ा हज के लिए गया। एक हज मैंने 84 में किया, तो 84 का हज अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, ठीक हो गया। फिर हम 97 में मैं हज करने के लिए जाने की तैयारी की। जब मैं घर से निकल कर हार्डली मैं तकरीबन कोई 2 मील गया होगा, तो मेरी बेटी गाड़ी चला रही थी, उसने दूसरी गाड़ी के अंदर हिट कर दिया हेड वाइज। तो हिट करने से हम सब हर्ट हो गए, हम अस्पताल में चले गए। तो हज वो हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद 2002 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने कहा हज कर रहा हूँ फिर दोबारा। फिर हज करने के लिए जाने की तैयारी की। जब हम मदीना शरीफ पहुँचे तो मदीना शरीफ पहुँचने के बाद हुआ ये कि मेरी एक आँख ख़त्म हो गई, रेटिना डिटैच हो गया मेरी आँख का। जब रेटिना डिटैच हुआ तो मैंने कहा क्या किया जाए। फिर मैंने मक्का आकर जल्दी से उम्र किया, अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने कहा कि रेटिना तुम्हारा यहाँ रिपेयर नहीं हो सकता, तुम्हें वापस अमेरिका जाना पड़ेगा। फिर मैं एक आँख से अमेरिका गया। यहाँ से मैंने डॉक्टर को टेलीफोन कर दिया अमेरिका में। जब मैं ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे पहुँचा तो गाड़ी मेरी इंतज़ार कर रही थी। मैं सीधा अस्पताल चला गया। अस्पताल जाते ही उन्होंने मेरा उसी वक्त ऑपरेशन किया और अल्लाह की मेहरबानी से उसमें आँख में बिल्कुल जो नज़र ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी नज़र वापस आई, लेकिन मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं उससे काम कर सकूँ।